प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहियों से। जैसा कि यह जो क्लास है बहुत दिन के बाद अपनी स्टार्ट हो रही है, कुछ समस्या हो जाने के कारण अपन बीच में क्लास नहीं ले पाए थे। अब अपनी क्लासें रेगुलर रहेंगी। जैसे कि आप लोगों की परीक्षाएं भी बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली हैं और आप लोगों की तैयारियां भी शायद अच्छी तरह से चल रही होंगी, तो अपन इस क्लास को अपन रेगुलर करेंगे और कंटिन्यू पूरी जितना भी टॉपिक होगा उसको अपन कवर करने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा तक जितने भी फिजिक्स के 11वीं और 12वीं के जो चैप्टर हैं वो पूरे हो जाए। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या जो आते हैं उनको अपन पूरा करेंगे। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में। तो जैसे कि अपन देखते हैं जो प्रकाश है वो वास्तव में है क्या, प्रकाश क्या कहला जाता है। तो यह जो क्वेश्चन है आज से प्राचीन साल से चला आ रहा है कि वास्तव में प्रकाश होता क्या होगा। पहले के समय के जो राजा महाराजा होते थे वे भी क्या करते थे कि अपने जो उनके मंत्री वगैरह होते थे या उनके जो विद्वान वगैरह जो भी रहते थे उनके माध्यम से जानने का प्रयास करते थे कि वास्तव में प्रकाश है क्या। ठीक है, तो ये और बहुत सारी अवधारणाएं अपन को मिलती थी, लेकिन अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि वास्तव में प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है। तो प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी सहायता से हम संसार की जितनी ही वस्तुएं हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। तो सबसे पहले यदि प्रकाश की डेफिनेशन देखी जाए तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से संसार की प्रत्येक वस्तुओं को देखा जाता है। तो यहाँ पर यह है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से संसार की जितनी ही वस्तुएं हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा कि प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है, तो क्या प्रकाश को भी देखा जा सकता है? यानी अनुमान लगाइए कि क्या प्रकाश को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपन सोचने लगे कि वास्तव में सही बात है कि क्या प्रकाश को हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। तो चलिए प्रकाश को देखने के लिए अपन थोड़ी सा प्रकाश की चाल के बारे में देखें। तो ये हो गया प्रकाश। अब प्रकाश की जो चाल होती है वो वायु या निर्वात में, यानी वायु है तो वहां पर और या वायु जहां पर ना हो तो उसे अपन कह देते हैं निर्वात। तो प्रकाश की चाल जो है वायु या निर्वात में, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कहां पर, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम यहाँ पर ये देखें कि जैसे अपना क्वेश्चन था कि क्या हम प्रकाश के द्वारा दूसरी वस्तुओं को तो देख पाते हैं, लेकिन क्या हम प्रकाश को देख पाते हैं। तो चलिए अपन प्रकाश को देख पाते हैं तो नहीं देख पाते, इससे संबंधित अपन थोड़ी सा देख लेते हैं कि इसकी जो चाल है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। हम थोड़ी सा यदि उदाहरण के रूप में देखें तो अपन देखते हैं कि जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक यदि थोड़ी तेज हो जाए यानी 60-70 की स्पीड हो जाए तो वो काफी तेज निकल जाती है, और वो भी 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तब सोचिए कितनी तेज चली जाती है। अब इसके बाद यदि उसकी स्पीड और बढ़ा दिया जाए, यानी मान लो ट्रेन वगैरह है वो यदि 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो देखोगे कि चुटकी में सीधे निकल जाती है, कितनी तेज निकलती है। और सीधे एकदम से अपन ऐसा करते हैं कि ट्रेन आई एकदम से ऐसा करना पड़ जाता है, 1 सेकंड में सीधे वो चली जाती है। अब यदि हम दुनिया की सबसे महंगी कार या सबसे तेज चलने वाली कार की बात करें, एसएससी जो टोटारा है वो लगभग 480 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अनुमान लगाइए वो कितनी तेज चलती होगी कि अपन यहाँ देखे और वो पहुंच गई, यानी इतनी तेज 1 सेकंड में यहाँ से वहां चली जाती है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करें। अब यदि सेकंड की बात करें अपन कि उसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति सेकंड होती तो क्या होता, तब तो हम इस प्रकार से देख भी नहीं पाते उसको। और जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 500 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं, 500 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं, 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं, लाख किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं,
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी हम अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में 3 लाख किलोमीटर। इसको कैसे समझ सकते हो कि हम यदि देखें कि हमारी जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग कितनी है, 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर, यदि व्यास देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 12800। 12800 ऐसे करके यदि हम देखें तो एक पृथ्वी, दो पृथ्वी, ऐसी करके हम कितनी पृथ्वी रख दें, लगभग 23 पृथ्वी, ऐसी 23 पृथ्वी रख दें। और 23 पृथ्वी रखने के बाद यदि यहां से सूर्य के प्रकाश को यहां से गुजारा जाए तो सोचिए कि वो 23 पृथ्वियों को एक सेकंड में क्या कर देगा, पार कर जाएगा। यानी स्वाभाविक है, इतनी तेज रफ्तार होती है प्रकाश की। तो जब इतनी तेज रफ्तार है तो स्वाभाविक है, क्या हम उसे देख सकते हैं, नहीं देखा सकता। प्रकाश को कभी नहीं देखा जा सकता। वो स्वाभाविक है कि जब यह प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के पश्चात हमारी आंखों पर आता है तो वस्तु हमको क्या होती है, दिखाई देती है। लेकिन यदि हम ये बोले कि क्या प्रकाश को देखा जा सकता है, तो प्रकाश को नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तक कि उन्होंने कई वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा चली कि 3 लाख किलोमीटर आप कैसे बोल सकते हैं, उसकी चाल तो अनंत होती है। तो इस प्रकार से स्वाभाविक है कि हम दिन के समय अपन को कोई भी चीज दिखाई देती है, यानी हम देख पाते हैं। स्वाभाविक है, जैसे बल्ब है, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, या फिर किसी सूर्य का प्रकाश हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं। इन सोर्स के माध्यम से जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के पश्चात हमारी आंखों पर पड़ता है तो वस्तु हमको क्या होती है, दिखाई देती है। अन्यथा क्या है, प्रकाश को कभी नहीं देखा जा सकता। तो ये होती है प्रकाश की। थोड़ी सी इसमें यदि अपन और देखें कि प्रकाश से संबंधित अनेक प्रकार की अवधारणाएं होती हैं या विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे प्रकाश का क्या बतलाया गया, पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन होता है। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, सीधी रेखा में गमन, यानी प्रकाश से संबंधित अनेक प्रकार की अवधारणाएं बताई गई या विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं कि प्रकाश वास्तव में यहां से वहां कैसे पहुंच जाता है। तो देखिए, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन होता है। सीधी रेखा में गमन का मतलब क्या होगा कि प्रकाश के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं। और सीधे सीधे चलने का मतलब क्या होगा, कैसे स्पष्ट किया गया कि जैसे किसी वस्तु की छाया का बनना, किसी वस्तु की छाया का बनना। अब छाया का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रकाश आ रहा है और उसके मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई, नहीं, पारदर्शी वस्तु होगी तो प्रकाश तो आर पार करके चला जाएगा। लेकिन उसके मार्ग में जब कोई क्या होती है, अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश के अणु वहीं पर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिससे उसकी छाया जो है दूसरी ओर क्या होने लगती है, बनने लगती है। तो वो जो छाया बनती है वो कैसे बनती है, सीधी बनती है। छाया कैसे बनती है, सीधे। तो किसी वस्तु की छाया का बनना यह स्पष्ट करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पर उदाहरण है, यदि देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का होना या चंद्र ग्रहण का होना। जैसे क्या है, सूर्य है, ये हो गया सूर्य, और यहां पर देखेंगे हमारी पृथ्वी है। अब सूर्य का प्रकाश तो सभी जगह ऐसा फैला हुआ है, सभी जगह इस तरह से सूर्य की किरणें इस तरह से सभी जगह जा रही हैं, इस तरह से। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। मान लो सुबह हो रहा तो ये यहाँ पर सुबह हो गई। अब सुबह हुआ तो सूर्य से आने वाली किरणें की स्वाभाविक है यहाँ तक पड़ती होंगी सुबह, ये घूम के अपन यहाँ आए तो क्या हो गई, दोपहर, और यहाँ पर क्या होगी, रात हो गई। ठीक है, अब देखा जाए तो अपने जो ये हो गया सूर्य, ये होगी पृथ्वी। पृथ्वी के जो चारों ओर परिक्रमा कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उपग्रह। जैसे अपन बोले प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। अब चंद्रमा भी इस प्रकार से गति कर रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि ये चंद्रमा गति करते हुए आ जाए तो सूर्य से आने वाली किरणों को किस में पड़ने लगी, चंद्रमा पर। तो क्या हो गया, पृथ्वी पर ग्रहण हो गया। तो यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या हो जाती है, चंद्रमा पर चढ़ जाती हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी छाया बन जाती है। तो उसे अपन क्या कह देते हैं, सूर्य ग्रहण होना। अब सूर्य ग्रहण के समय अपन क्या देखें कि क्या होता है कि उस समय जो है प्रकाश को रोक लिया गया। यदि प्रकाश फैलता होता, यदि दूसरी यहाँ पर कभी भी छाया नहीं बनती, तो सूर्य ग्रहण का होना या चंद्र ग्रहण का होना, चंद्र ग्रहण का होना का क्या होगा कि सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा। अब ये चंद्रमा गति करते करते कहाँ पहुंच जाए, यहाँ से देखा जाए तो ये गति करते यदि यहाँ पहुंच जाए इस साइड को, तो सूर्य से आने वाली किरणें कहाँ पड़ने लगी, पृथ्वी पर। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई, यहाँ पर पृथ्वी आ गई।
तो कौन सा ग्रहण हो जाएगा, चंद्रमा पर ग्रहण हो गया, तो वो क्या कहला जाता है, चंद्र ग्रहण कहला जाता है। तो सूर्य ग्रहण का होना या चंद्र ग्रहण का होना ये स्पष्ट करता है कि सूर्य की जो किरणों के बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई तो दूसरी तरफ क्या बनने लगी, छाया बनने लगी। ये छाया तभी बनती होगी जब प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता होगा, गमन करता होगा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि प्रकाश क्या कैसा गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसके पश्चात और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, फिर क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, फिर प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। इसके पश्चात क्या हो जाएगा, प्रकाश का ध्रवण होता है, प्रकाश का ध्रवण होता है, और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो अपन इन्हीं घटनाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखते हैं अपन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन है क्या, इसमें क्या बतलाया गया कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर आपतित होती हैं और उससे टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं। यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर आपतित होती हैं एवं उससे टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें एक एक शब्द को देखिए, ये अपन पढ़े तो हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत पढ़े, लेकिन अपन थोड़ी सी इसको डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर आपतित होती हैं एवं उससे टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश की किरणें शब्द क्यों प्रयोग किया गया, अपन सोचने लगे कि वास्तव में सही बात है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की रेखा बोल सकते थे प्रकाश का। तो हम छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते आए रेखा के बारे में। रेखा के बारे में अपन ने क्या पढ़ा है कि अनंत बिंदुओं के बिंदुपथ को अपन क्या बोलते हैं, रेखा कहते हैं, जिसे दोनों ओर अपरिमित रूप से प्रसारित किया जा सकता है। यानी जो रेखा होती है उसे क्या कर सकते हैं कि दोनों ओर, उस साइड भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, तो वो कहला जाती है रेखा। अब रेखा खंड की बात करें तो रेखा खंड जो होता है वो रेखा का भाग होता है, लेकिन उसे दोनों ओर अपरिमित रूप से प्रसारित नहीं किया सकता, यानी वो फिक्स हो गया, उसे न इस साइड बढ़ा सकते न इस साइड बढ़ा सकते। अब आते हैं किरण के बारे में। किरण के बारे में क्या होता है कि किरण भी रेखा का भाग होता है, लेकिन एक ओर वो क्या होता है, स्थिर होता है, और दूसरी ओर उसे अपरिमित रूप से अनंत तक जितना चाहे अपन प्रसारित क्या किया सकता है। तो यदि प्रकाश की बात करें तो वो कोई एक सोर्स है, मान लो क्या हो गया, बल्ब हो गया, मान लो क्या हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, मान लो क्या हो गया, सूर्य हो गया। यहाँ से प्रकाश क्या है, वो एक फिक्स पॉइंट हो गया, वहां से प्रकाश क्या है, निकल रहा है, और निकलने के पश्चात कहाँ जा रहा है वो कोई निश्चित नहीं होता, यानी वो अनंत तक जा सकता है। तो एक और फिक्स है, दूसरी ओर क्या है, अनंत तक जा रहा है। इसलिए वहां पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किरण का। किसका प्रयोग किया गया, किरण का। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर आपतित होती हैं तो उससे टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या है
प्रकाश के परिवर्तन में देखा जाए तो आने वाली जो किरण होती है, यहां पर देखें ये परावर्ती पृष्ठ हो गया, परावर्ती पृष्ठ, ये परावर्ती पृष्ठ है। इसमें जो आने वाली किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे देखिए ये प्रकाश किरण आ रही है, ये आ रही प्रकाश किरण, यहां पर टकराती है और टकराने के पश्चात इसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है इस तरह से। इसमें जो परावर्ती पृष्ठ पर एक जो आपतन बिंदु होता है वहां पर एक क्या होता है कि अभिलंब होता है, ठीक है, वो काल्पनिक रेखा होती है, वो हमको वास्तव में यदि देखा जाए तो दिखाई नहीं देती, तो ये अभिलंब होता है इस तरह से, ये अभिलंब है, ठीक है। तो आने वाली जो किरण होती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। जैसे ये वाली किरण आ रही है तो ये कौन सी किरण कहला जाएगी, आपतित किरण। ये वाली किरण जा रही है तो क्या कहला जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये काल्पनिक रेखा जो होती है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब, क्या कह देते हैं, अभिलंब। यानी आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो परावर्ती पृष्ठ पर ये जिस बिंदु से होकर ये जाती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, ये बिंदु जो है वो कहला जाता है आपतन बिंदु। और ये आपतन बिंदु पर ही क्या होता है, अभिलंब होता है। आपतन बिंदु पर ही क्या होता है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब, इनके जो बीच का कोण होता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कह देते हैं, आपतन कोण। तो ये वाला जो कोण होगा वो वाला कोण क्या कहला जाएगा, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब, इनके बीच का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये वाला जो कोण होगा परावर्तन कोण कहला जाता है, ये कोण क्या कहला जाएगा, परावर्तन कोण कहला जाएगा। अब इसके कुछ नियम होते हैं, यानी ये इंसिडेंट एंगल होता है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, यानी क्या हो जाएगा, आर। अब इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को अपन ध्यान से देखते हैं। पहला नियम कहता है परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि पहला इसमें यह बतलाया गया कि जो आपतन कोण का जो मान है वो सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, हम क्या कह सकते हैं, आपतन कोण कितना है आई और परावर्तन कोण कितना है आर, यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर के। ये आपतन कोण जितना रहेगा हमेशा परावर्तन कोण उतना रहेगा, यानी आपतन कोण यदि 30 है तो परावर्तन कोण भी 30 होगा। आपतन कोण यदि 50 है तो ये भी 50 होगा। ये आपतन कोण यदि 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान की क्या होता है, बराबर होता है। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, ये पहला नियम था। दूसरा नियम आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, ये हो गई आपतित किरण। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ध्यान दीजिए ये शब्द को, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं।
अब इसको थोड़ी सा अपन ध्यान से देखें, पढ़े तो हैं अपन, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते हैं, थोड़ी सा अपन इसको डिटेल से देखते हैं। वास्तव में पहला क्या था, आपतन कोण का मान सदा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा अपन ने क्या देखा कि आपतित किरण, ठीक है ये आपतित किरण, आने वाली किरण जो होगी वो आपतित किरण होगी। आपतन बिंदु पर अविलंब, यहाँ पर अपन को कभी कभी समझ में नहीं आता था कि अविलंब बस बोल दिया, आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण। तो जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है और उस बिंदु पर ही क्या होना चाहिए, अविलंब होना चाहिए। अविलंब क्या होता है, काल्पनिक रेखा होती है जो परावर्ती पक्ष से 90 अंश का क्या बनाती है, कोण बनाती है। तीसरा कह रहा है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण जो लौट गई, परावर्ती पक्ष से जाके क्या हो गई, लौट गई, वो सदैव एक ही तल, ये तल क्या है, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे थे, तल बार बार सुनने को मिलता है तल। अब तल क्या होता है, तो देखिए तल क्या होता है कि जैसे अपने पास दो अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, दो अक्ष के बीच का जो भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, तल कह देते हैं। ये क्या कहला जाता है, तल कहला जाता है। अब ये जो बोर्ड है, यदि बोर्ड देखा जाए तो ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, तो ये पूरा जो भाग होगा वो क्या कहला जाएगा, तल कहला जाएगा। तो यदि एक तल है तब तो ठीक लो। अब इसमें क्या होते हैं, पन्ने हैं इस प्रकार से, ये बहुत सारे पन्ने, तो ये पूरा ये वाला जो भाग होगा एक तल कहला गया। इसके बाद ये वाला जो भाग होगा वो दूसरा तल कहला जाएगा, ये वाला जो भाग होगा तीसरा तल कहला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसका शब्द क्या है, एक ही तल का मतलब क्या है कि यदि प्रकाश किरण आ रही है तो ये एक तल है, इसके बाद पे दूसरा तल है, इसके बाद पे तीसरा तल है। तो जो प्रकाश किरण आएगी, आने के पश्चात इससे टकराएगी और टकराने के पश्चात जब परिवर्तित होगी तो वो इसी तल से परिवर्तित होगी। देखिए आप यदि ये वाले तल से परिवर्तित होगी तो कोण तो बराबर होगा, कोण बराबर होगा, यानी कहने का मतलब कि ये आई प्रकाश किरण, ये आती है, इससे टकराती है और ये लौट जाती है, तो क्या होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये इसी तल से लौट रही तो आपतन कोण परावर्तन कोण के मान बराबर होंगे। लेकिन दूसरे तल से यदि ये आ रही है, इससे आई और ये वाले से लौट गई, तो वहां उस स्थिति में आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण के मान तो बराबर होंगे। लेकिन नियम कहता है कि ये तीनों एक ही तल पर आप होते हैं, तीनों एक ही तल पर, यानी आने वाली किरण क्या होगी, यदि इस तल पर आ रही है तो परावर्तित किरण भी इसी तल पर रहेगी, ये वाले इससे नहीं रहेगी। तो ये यही शब्द कहता है कि आपतित किरण आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में क्या होती है। पश्चात क्या होता है, इन दोनों से क्या स्पष्ट हो रहे हैं कि मान लो वहां पर अपन से पूछ ले जाए कि एक प्रकाश किरण अविलंबत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है कि एक प्रकाश किरण अविलंबत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश किरण है, ये हो गया अपना परावर्ती पृष्ठ, और एक जो प्रकाश किरण है वो अविलंबत आपतित होती है, ऐसे आपतित हो रही है। तो आपतित किरण कितनी हो गई, 90। अविलंब कहाँ होगा, परावर्ती पृष्ठ से 90 अंश का कोण, तो हम देखें कि यहीं पर क्या हो गया, ये अविलंब भी हो गया। अब आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 0। जब आपतित किरण और अवलंब के बीच बनने वाला कोण जो आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 0। तो स्वाभाविक है वो उसी दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो उस स्थिति में आपतन कोण का मान 0 है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं 0, 30, 45, 60, 90 इस प्रकार से। तो यदि कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अविलंबित आपतित होती है तो उस स्थिति में वो अविलंबित ही चली जाएगी, अर्थात उस स्थिति में उसका जो परावर्तन कोण है उसका मान भी कितना होगा, 0 होगा। एक और यहाँ पर यदि देखा जाए तो यदि अपन एक पृष्ठ ले लें ऐसा और एक बिंदु है, अब स्वाभाविक है इस बिंदु से अनेक किरणें जाती होंगी। तो यहाँ पर परावर्तन का नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण इस तरह से यहाँ चली गई, एक प्रकाश किरण यहाँ चली गई, एक और ऐसी बहुत सारी प्रकाश किरणें जाएंगी, तो इस स्थिति में परावर्तन कोण क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये इस पृष्ठ पर यदि 90 अंश का कोण बनाया जाए तो ये अविलंब यहाँ इसके लिए, ये वाला जो अविलंब होगा वो इसके लिए हो जाएगा। तो आपतन कोण कौन सा होगा, यहाँ पर देखा जाए तो आपतन कोण ये है, और जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। तो ये इस दिशा में आएगी, यहाँ से ऐसे लौट जाएगी। ये वाली आपतन कोण ये वाला है तो परावर्तन कोण ये वाला होगा। तो आप यहाँ पर आपतित किरण ये है तो परावर्तित किरण ये वाली हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से अपन देखें तो यही क्या कहला जाता है, प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, 2। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन,
और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। देखिए परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियम दो प्रकार के थे और उसके जो प्रकार होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या बतलाया गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर आपतित होती हैं तो वे नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं। इस घटना को हम प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी यदि नियमित परावर्तन की बात करें तो ये हो गया हमारा परावर्तित पृष्ठ। अब प्रकाश किरणें जब इसमें आपतित होंगी तो देखिए एक प्रकाश किरण ये आई, यहाँ टकराती है, नियम का पालन करेगी, इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पर फिर आपतित होगी, यहाँ टकराएगी, नियमों का पालन करते हुए यहाँ से इसी दिशा में फिर परावर्तित हो जाएगी। तीसरी प्रकाश किरण यहाँ पर पुनः आपतित होगी और यहाँ से टकराकर फिर से क्या होगी, परावर्तित हो गई। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है उसे अपन क्या कह देते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर आपतित होती हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हुए उसी मार्ग में क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें थोड़ी सा यहाँ पर ये देखा जाए तो इसमें यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसमें यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और इसी परिवर्तन के कारण हम अपना चेहरा दर्पण में स्पष्ट रूप में क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो अपने चेहरे से चलने वाली पूरी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, दर्पण पर टकराती हैं। टकराने के पश्चात वहां से लौटकर क्या हो जाती हैं, पूरी की पूरी आ जाती हैं, जिसके कारण हमें हमारा चेहरा जो है दर्पण में क्या होता है, दिखाई देता है। जबकि अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि इसमें जो सतह होती है वो क्या होती है, खुरदुरी होती है। इस तरह से इसमें जो सतह होती है खुरदुरी होती है और खुरदुरी होने के कारण क्या होती है कि प्रकाश किरणें इसमें आती तो हैं, ये देखिए ये इसमें आके टकराई, ये यहाँ चली गई। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ आएगी, इसमें टकराएगी, टकराने के पश्चात शायद ऐसे निकल जाए। तीसरी प्रकाश किरण यहाँ आएगी और यहाँ आने के पश्चात शायद ऐसे निकल जाए। तो इसमें क्या होता है कि आपतित किरणें तो समांतर हैं लेकिन परावर्तित किरणें समांतर नहीं रहती, वो क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। और जब बिखर जाएंगी तो हमें हमारा चेहरा स्पष्ट रूप में दिखाई क्या नहीं देगा। तो यदि मान लो पूछा गया कि आप नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन में अंतर क्या है, तो हम क्या बतलाएंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर आपतित होती हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हुए वो उसी मार्ग में लौट जाती हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, नियमित परिवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे सतह पर टकराती हैं तो वो उससे टकराकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। इस घटना को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, इसमें यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी क्या होंगी, समांतर होंगी। इसमें यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो यह निश्चित नहीं होता कि परावर्तित किरणें भी क्या हों, समांतर हों। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि नियमित परिवर्तन के कारण ही हम अपना चेहरा स्पष्ट रूप में क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, जबकि अनियमित परिवर्तन के कारण हम अपना चेहरा स्पष्ट रूप में क्या नहीं देख पाते। तो इस प्रकार से आज हमने प्रकाश के परिवर्तन के बारे में देखा। इसके बाद हम दर्पण के बारे में देखेंगे कि वास्तव में दर्पण है क्या, कितने प्रकार होते हैं और उससे संबंधित जो अपने व्यंजक हैं उनके बारे में भी अपन देखेंगे। तो अब अपनी जो क्लास रहेगी वो रेगुलर रहेगी और यह जो क्लास है लगभग बिल्कुल आपकी परीक्षाओं तक रेगुलर चलती रहेगी। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में। थोड़ी सी समस्या होने के कारण ये क्लास नहीं हो पा रही थी लगभग एक महीने तक। तो चलिए अपन अब जो है रेगुलर रहेंगे और अपन जितने भी टॉपिक होंगे वो अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चे यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी तैयारियां करें। धन्यवाद।